अभी मुंबई अटैक की बात हुई है, तो आप साजिद मीर को ले लीजिए। वो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जब एफएटीएफ की ग्रिल से निकलना था, जब प्रेशर बढ़ा, तो आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा ना। हाफिज जी। सईद जेल के भीतर है ना। तो बताइए, बिल्कुल। क्या ऐसी चीजें आप अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे, तो क्या इंडिया में ऐसा हुआ है कभी, या इंडिया की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला हो कभी? तो इसलिए हमें ये बात जी, ये इस बार दोनों तरफ सही हो गई है। हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया, हिना रब्बानी खर को ले लीजिए, चाहे बिलावल भुट्टो को ले लीजिए, या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। और इसी किस्म की बात डॉक्टर जयशंकर ने कही है कि जो टेररिज्म हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। किस तरह देख रहे हैं आप दोनों की स्टेटमेंट्स को? देखिए आरजू जी, इसके लिए ना हमें पिछले पूरे 75 साल के इतिहास को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला शायद बयान मुझे लगता है कि राणा सनाउल्लाह का ही आया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी चीजें क्लियर की, भारत पर आरोप लगाया, कहा कि जी हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तो मुझे लगता है कि एक सबूत तो तब भी मिला था, शायद कोई एक और घटना हुई थी जिसमें अभिषेक मिश्रा किसी का नाम आया था, वो पता नहीं कहाँ का कोई आम सा बंदा था, उसका नाम आया था। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि टेररिज्म और बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट के लिए कौन सा देश बदनाम है, किस देश पर टैग लगा है, क्या ये इंडिया है या क्या ये पाकिस्तान है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पर ये टैग बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है, और टैग यूं ही नहीं लगा। मैं अगर आपको कहूं कि मुंबई अटैक सबसे बड़े हमलों में से इंडिया पर एक था, उसकी साजिश पाकिस्तान की जमीन पर रची गई, वहां से आतंकवादी आए, हमला किया। इसमें तो पाकिस्तान की सरकार को मानना पड़ा कि यस, ये लोग पाकिस्तानी थे। कसाब हो, आपकी मीडिया गई वहां पे, घर ढूंढ निकाला। हालांकि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो इंडियन था और ये था और वो था। खैर उस पर पाकिस्तान ने माना, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी जो भी हमले हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं एयर मार्शल असगर खान, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बयान है यूट्यूब पर, बाकायदा वीडियो बयान है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि हमेशा जो लड़ाई झगड़े और युद्ध की जो पहल है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और चारों लड़ाइयों का जिक्र किया उन्होंने 48 वाली लड़ाई का भी कहा, उन्होंने 65 वाली लड़ाई का भी कहा, 71 का भी कहा, इनफैक्ट करगिल का कहा कि हर बार पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई, इंडिया ने डिफेंड किया। एक और आपके एयरफोर्स चीफ रहे हैं एयर मार्शल नूर खान, बहुत मतलब उनका नाम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी, इनफैक्ट हमारे यहाँ भी बड़ा नाम उनका सम्मान के साथ दिया जाता है नूर खान का। उन्होंने भी ये बात कही थी कि हर बार गलतियां हम करते हैं, अग्रेसर हम बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान को ले लीजिए, इमरान खान ने ही ये बयान दिया था ना कि जी अल-कायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग देना हमारे लिए सबसे बड़ी भूल थी, ये बड़ी हेडलाइंस छपी थी ये। आप बताइए कि इंडिया की तरफ से ऐसी कौन सी घटनाएं की गई हैं जिसमें कहा गया हो, जो प्रूफ मिले हो कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जो है वो इंडिया ने करवाया, या यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जकीउर रहमान लखवी हो, चाहे आपके यहाँ कई सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिन पर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिज्म का आरोप लगा है। आप अभी मुंबई अटैक की बात हुई है, तो आप साजिद मीर को ले लीजिए। वो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जब एफएटीएफ की ग्रिल से निकलना था, जब प्रेशर बढ़ा, तो आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा ना। हाफिज सईद जेल के भीतर है ना। तो बताइए, क्या ऐसी चीजें आप अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे, तो क्या इंडिया में ऐसा हुआ है कभी, या इंडिया की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिला हो कभी? तो इसलिए हमें ये बात जी 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 आप कंप्लीट कर लीजिए जी। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बात जब आप भी करें, और मुझे लगता है कि पुख्ता सबूत वो माने जाएंगे जो कोर्ट में मान्य हो। आपके कहने से या मेरे कहने से ये साबित नहीं हो जाएगा। अगर कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम गए, तो हमारे पास पुख्ता सबूत है, जिसके बाद काउंसलर एक्सेस से लेकर बाकी सारी चीजें मिली। उसके लिए आपके यहाँ कानून में बदलाव किए गए, जिसका काफी विरोध हुआ। आपको याद होगा आरजू जी कि काफी सारा विरोध हुआ आपके यहाँ उस केस को लेकर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सबूत वो पुख्ता हो। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई सबूत दे पाएगा? और जैसे कि कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में जाके बात करेंगे, तो वहां पर कोई सुनवाई होगी? क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि जो पाकिस्तान की हालत है इकोनॉमी की, खासतौर पे अगर ले लीजिए, तो अभी तो कोई भी बात नहीं सुन रहा है। मगर इससे मामला और खराब होते हुए नहीं नजर आ रहे हमको। बिल्कुल, मामलात खराब होते हुए नज़र आएँगे। और मैं, पता है आरज़ू जी, मैं यही सोच रहा था कि जब आपने मुझे बताया कि हमें इस पे बात करनी है, तो मैंने सोचा कि अच्छा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये टाइमिंग क्या कहती है? तो ये जो टाइमिंग है, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त तरीके से जा चुका है। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, टेक्निकली। दूसरी बात, इलेक्शन आने वाले हैं। तीसरी बात
कि इमरान खान पिछले कई टाइम से, बहुत लंबे अरसे से लगातार इंडिया की तारीफ किए जा रहे हैं। तो यहां से जो ये किया गया, ये जो प्लान किया गया, इससे एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की गई। पहला, जनता का ध्यान जो है वो भारत का नाम ले लीजिए, भारत पर आतंकवाद का ठीकरा फोड़ दीजिए, जनता का ध्यान महंगे आटे और महंगे चीनी से और महंगे तेल से हटकर सीधे आ जाएगा, जय इंडिया इंडिया इंडिया। तो पहली चीज हो गई कि आपने जनता का ध्यान भटका दिया। दूसरी चीज हुई कि आपने इमरान खान जो लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, इससे क्या हुआ कि इमरान खान के खिलाफ भी ये बात जाएगी। एक तरफ अब इनके लिए कहने के लिए होगा ना, ये पीएमएलएन वालों के लिए, कि भाई एक तरफ इमरान खान देखिए लगातार तारीफ कर रहे हैं और वही इंडिया जो है वो कहां मुलविस है जी, टेररिज्म में। इसका लोगों को सबूत नहीं चाहिए, सरकार की तरफ से कह दिया गया, लोग जज्बे में आ गए। और तीसरी चीज कि आपने अपना फायदा किया, गेन किया इससे। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो क्रंच चल रहा है वो, जनता का महंगाई से ध्यान भटकाना और इमरान खान को थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना, उनसे उलट जाकर। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि ये मेरी एनालिसिस कहती है, ये तीनों चीजें की गई हैं जबरदस्त टाइमिंग के साथ कि जी इलेक्शंस करीब आने वाले हैं और इससे मोमेंट बन जाएगा। लेकिन आप भी सोशल मीडिया पे लोग काफी एक्टिव हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, लोग आपको सुनते हैं बहुत से और दूसरे लोगों को भी सुनते हैं जो यूट्यूब पर भी हैं और दूसरा सोशल मीडिया पे भी। आपको नहीं लगता कि अब जो पब्लिक है वो थोड़ी होशियार हो गई है, थोड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, अब वो इस तरह की बातों में आएगी नहीं? आजू जी, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं एज ए पॉलिटिशियन देखूं, मैं चाहे इंडिया की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं, एज ए पॉलिटिशियन देखूं, तो होता क्या है कि जो अर्बन एरियाज के मेरे वोटर्स हैं, वो तो थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं वो ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो मास वोट है वो है रूरल में। वहां के लोगों को नहीं पता इतना, वहां के लोगों को रैलियां याद रहती हैं, वहां के लोगों को जलसे याद रहते हैं, वहां के लोगों को जलसे में बोली गई बातें याद रहती हैं, वो मोबाइल पे लेके सर्च नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी जो बात है ये इसीलिए की जाती है कि भाई जनता जो है आपकी बातों में आ जाए। और देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, इधर से बयानबाजी होगी, उधर से बयानबाजी होगी। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यूएन में भी बात उठी, जैसा कि आपने बताया कि बिलावल भुट्टो ने बात उठाई, हिना रब्बानी खार ने भी कहा, बहुत सारी चीजें हुई। एक बात बताइए, जो जयशंकर साहब ने कहा, उधर से जो बात हुई वो हवा हवाई बातें हुई। जयशंकर साहब ने जो कहा उसके तो साक्ष्य है ना। अगर उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पनाह देने वाले उपदेश न दे, तो क्या ओसामा बिन लादेन आपके यहां नहीं था? था ना। आपने हाफिज सईद को जेल में क्यों बंद किया है? बिल्कुल, इसी टेरर फंडिंग और बिल्कुल इसके लिए बंद किया। तो जो हमारी तरफ से बातें कही जाती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो बाकायदा साक्ष्यों के साथ कही जाती है। और देखिए ये आप भी जानती हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का और जयशंकर साहब का कोई मेल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। जयशंकर साहब बिल्कुल रूट से उठ के आए हैं। उनको कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच नहीं मिला है कि जी मैं खास परिवार से ताल्लुक रखता हूं तो जो मैं विदेश मंत्री बन गया। तो आप सोचिए कि इसमें उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस झलकता है और चीजें सब कुछ सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जिसे पूरी दुनिया अस्वीकार मानती है उसे वाजिब ठहराने का सवाल ही नहीं उठता। यह सीमा पार आतंकवाद पर भी लागू होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक ओपन डिबेट में हिस्सा लेते हुए कहा कि अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पनाह देने और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले इस मंच पर उपदेश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों से निपटने के उसके तरीकों पर निर्भर करती है, फिर चाहे वह क्लाइमेट चेंज हो, महामारी हो या फिर आतंकवाद। इनका बेहतर समाधान खोजने के दौरान हमें इस तरह के खतरों के सामान्यीकरण को स्वीकार करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को उचित ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यूएनएससी में बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों पर सुधार से संबंधित विषय पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने कहा कि मौजूदा समय में संघर्ष ने ऐसी स्थिति बना दी है कि बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर चलताऊ रवैया नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को चुनौती पर दुनिया एकजुट हो रही है, लेकिन साजिशकर्ताओं को उचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि सुधार आज के समय की जरूरत है और मैं इसे लेकर आश्वस्त हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।